तो अब आपके कर्ज की ईएमआई कम होगी। घर और कार खरीदने के लिए कम ब्याज पर लोन मिलेगा। घटती मांग से पस्त इंडस्ट्री को सस्ते कर्ज का बूस्टर मिलेगा। असल में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके सबको खुश कर दिया है। अब यह तो साफ हो गया कि कर्ज सस्ता होगा, मगर कितना? पिछली 2 क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने दरों में 0.5% की कटौती कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कितना फायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा। क्रेडिट पॉलिसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडी आर.के. बख्शी साहब, केयर रेटिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा। स्वागत है आप सभी का। बग्गा साहब, आपके साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि पहले बाजार की बात करें। पॉलिसी आने के बाद एक बार की अच्छी रिकवरी बाजार में देखने को मिली, पर फिर वो सब पस्त हो गए। पॉलिसी में मुझे तो एक के बाद एक अच्छी चीजें ही नजर आई। आखिर बाजार ने क्या पढ़ा, क्या देखा, क्या समझा? ये प्रदीप जी ज्यादा था एक्सपेक्टेशंस। अगर आप जनवरी में कहते कि अप्रैल तक हम आपको 50 बेसिस पॉइंट रेट कट ला के देंगे, तब कोई मानता नहीं था। और जब माहौल बिगड़ा हुआ था इंटरनेशनली, अब क्या हो गया था, मार्च में ये एस्टिमेट आ रहा था कि शायद 50 बेसिस पॉइंट का बम्पर सिक्सर लगा देंगे शक्तिकांत दास। जिस तरह से इन्होंने फरवरी में भी सरप्राइज किया मार्केट को, क्योंकि आधे इकोनॉमिस्ट फरवरी में भी कह रहे थे कि रेट कट नहीं आएगा, पहले पॉलिसी स्टांस चेंज करेंगे और अगली बारी रेट कट देंगे। इन्होंने बहुत ही शक्तिशाली वे में रेट कट दे दिया था फरवरी में, तो मार्केट थोड़ा एक्सपेक्टेशंस पे आगे भाग गया था। तो वो एक थोड़ी भाप निकली मार्केट से, वो अच्छी बात है, कंसोलिडेशन में हेल्प करता है। बट ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है और ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल दिया है जो इन्होंने रेट कट ला के दिया है। अब बात रही कि ट्रांसमिशन इसका कैसे होगा, और वो जुड़ा है सवाल लिक्विडिटी से। तो लिक्विडिटी आरबीआई कितना छोड़ती है सिस्टम में। डॉलर स्वैप आ रहा है, $5 बिलियन का स्वैप करेंगे, 35,000 करोड़ और रुपये लिक्विडिटी आ जाएगी। ओवरऑल 50 से 70,000 करोड़ पॉजिटिव लिक्विडिटी आ जाए मार्केट में, ट्रांसमिशन भी शुरू हो जाएगा उसके चलते। तो ये जो ट्रांसमिशन वाली बात है, इसका मतलब क्या है? आरबीआई ने चौथाई फीसदी से 2 बार रेट घटाए। बैंक्स ने क्या रेट कम किए हैं? 5 पैसे के आसपास कुछ कटौती कुछ बैंक्स की ओर से आती हुई नजर आई है। तो इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब तो बख्शी साहब ही दे सकते हैं। बख्शी साहब, एज अ बैंकर जरा बताइए, क्या उलझन है? आखिर इतना स्पष्ट संकेत आने के बाद भी इतनी देर क्यों लग रही है बैंकों को रेट घटाने में? संकेत बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और सभी की इच्छा है, रिजर्व बैंक की और सरकार की, कि ग्रोथ को अगर बढ़ाना है तो ब्याज की दरें, और अगर हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना है तो ब्याज की दरें कम होनी चाहिए, चाहे वो कंज्यूमर के लिए हो चाहे प्रोडक्शन के लिए हो, और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। लेकिन बैंकों के लिए, बैंक एक वाणिज्यिक संस्था है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। बैंकों में वैसे भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे काफ़ी दबाव है एनपीए को चलते, और बैंक किसी भी आदले उद्योग की तरह अपने रॉ मटेरियल की कीमत उसकी कितनी है वो उस पर बहुत प्रभाव डालती है कि वो कितने में अपना माल बेचेगा। और बख्शी साहब, एक बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा आपके सवाल में। देखिए, जो रॉ मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, तकरीबन 1 लाख करोड़ का जो इन्फ्यूजन सरकार की ओर से हुआ है कैपिटल, इक्विटी कैपिटल के तौर पे, उसकी कीमत तो शून्य है। वो इक्विटी है, लेकिन साथ में इतना पैसा तो दरअसल बैंक्स के पास आया ही है। क्या अभी भी वाकई में कमी है? क्योंकि एक तरफ बैंकर ये भी शिकायत करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है इंडस्ट्री की ओर से। इकोनॉमिस्ट हमें बताते हैं कि नए प्रोजेक्ट तो लग नहीं रहे। तो ऐसे माहौल में क्या वाकई रॉ मटेरियल, कच्चा माल यानी नकदी, एक समस्या है बैंक्स के लिए? हाँ जी, बिल्कुल है। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री का डेटा देखें तो क्रेडिट ग्रोथ करीब 14.5% हुई है, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ उससे काफ़ी कम है। 1 लाख करोड़ कैपिटल ज़रूर आई है, जो कि आपके हिसाब से, और ठीक भी है कि वो ये थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि ज़ीरो कॉस्ट है, परंतु वास्तव में कैपिटल की कॉस्ट काफ़ी होती है। पर वो भी छोड़ दीजिए, लेकिन बैंकों को जो पिछले 1-2 साल में एनपीएस के लिए प्रोविज़न करने पड़े, तो उसके लिए कैपिटल की जो शॉर्टेज हो गई, ये 1 लाख करोड़ या जो भी आया है वो कुछ तरह से उसको पूरा करता है। तो ये फ्री फंड से ज़्यादा बैंकों ने एनपीए के लिए प्रोविज़न किया, जो कि ऐतिहासिक है। उसमें किसका दोष है वो एक अलग बात है, या क्या सरकमस्टांसेस रहे हैं। लेकिन केवल वाणिज्यिक उस पर देखें। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि डिमांड नहीं है,
तो 14.5% करीब करीब क्रेडिट ग्रोथ है, जो कि डिपॉजिट ग्रोथ से काफी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति तो में सर फिर ये बताइए बख्शी साहब कि एसएमई में रेट कम हुई है, घटेंगे क्या? बैंक्स रेट घटाएंगे क्या? आधे % की कटौती आरबीआई ने की, कम से कम 1/4% तो अब बैंक्स को कर देना चाहिए ना। नहीं, ऑटोमेटिक तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखिए इसीलिए देखिए स्टेट बैंक ने इन सरकमस्टांसेस को देखते हुए की कुछ दिन पहले कि हम जो है आगे चल के जो एसएमई और रिटेल लोन है उनको और हमारे सेविंग बैंक के जो डिपॉजिट हैं दोनों को हम रेपो रेट से जोड़ देंगे। तो रेपो रेट जैसे यार कम हुआ अभी, तो सेविंग बैंक के ब्याज की दर भी उनकी 25 बेसिस पॉइंट कम हो जाएगी और रिटेल और होम लोन के रेट भी कम हो जाएंगे, जो कि वो उनका डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। तो अगर इसमें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो गया। और रिजर्व बैंक ने, अगर आपको याद होगा, दिसंबर पॉलिसी में एक घोषणा की थी कि वो ऐसे प्रावधान लाएगी, ऐसी गाइडलाइंस लाएगी कि 1 अप्रैल से आगे सभी बैंकों को अपने रिटेल यानी होम लोन और कंज्यूमर और एसएमई के लोन जो हैं उनको किसी मार्केट बेंचमार्क से जोड़ना पड़ेगा। वो रेपो रेट हो सकता है, ट्रेजरी रेट हो सकता है, कोई इंटरबैंक रेट हो सकता है। लेकिन आज के अगर आपने पॉलिसी अनाउंस कहा कि इस बारे में बैंकों से बातचीत हुई, लेकिन कई मसले हैं जो अभी हल नहीं हुए हैं और बातचीत करने की जरूरत है, तो वक्त लगेगा। अगर वो चीज आ जाए कि मार्केट बेंचमार्क से लिंक हो जाए तो ट्रांसमिशन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब जैसे स्टेट बैंक ने किया, तो स्टेट बैंक के अगर आप उस पर ध्यान दें तो एक तरफ उनको डिपॉजिट के रेट, सेविंग के रेट 25 बेसिस पॉइंट कम होंगे, तो उनका रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा और उसके चलते वो उसका जो है होम लोन और रिटेल लोन और एसएमई लोन को में पास ऑन कर देंगे। देखिए तो एसबीआई ने इस बार भी पहल की है और एसबीआई ने अब ये कहा है कि वो 1 मई से डिपॉजिट के रेट कम कर रहे हैं और उसका असर फिर जाहिर है कि आगे आपको थोड़े लैग के साथ ही लेंडिंग रेट्स पर भी देखने को मिलेगा। सबनवी साहब, नेट ये मानना चाहिए कि लोन की दरें सस्ती होने वाली है, ईएमआई कम होने वाली है महीने 2 महीने के अंदर। नहीं, ये प्रोपोर्शनेट ज़रूर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ये ट्रांसमिशन के बारे में जो हम बात कर रहे थे, द वे इट वर्क्स इज जैसे कि पहली फर्स्ट स्टेज डिपॉजिट का रेट तो कम होना चाहिए, तो बैंक्स विल हैव टू लोअर द डिपॉजिट रेट्स। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि डिपॉजिट रेट को लोअर करने में खाली नए डिपॉजिट्स पे हो सकता है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश डिपॉजिट्स है उन पे आप रेट चेंज नहीं कर सकते। जब तक डिपॉजिट रेट नहीं चेंज होता है तब तक MCLR चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जब भी RBI बोलते हैं कि ये ट्रांसमिशन बहुत धीमी है, इट्स वेरी वेरी स्लगिश, यही तो कारणवश है। देयरफॉर क्योंकि जब लेंडिंग रेट्स को आप रिवाइज करते हैं तो सारे लोन्स का रीप्राइसिंग हो जाता है, लेकिन डिपॉजिट्स का खाली पार्टली हो जाए, इसलिए ऐसा हो रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का RBI रिपो रेट कम करते हैं, लेकिन लेंडिंग रेट तो खाली मान लो 4 या 5 बेसिस पॉइंट्स कम होता है। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विल कंटिन्यू आउट हियर। और अगर आज हम देखेंगे जो भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम है इस देश में, इट इज़ प्राइमरली बिकॉज डिपॉजिट्स आर नॉट बीन ग्रोइंग। तो आप ऐसा सिचुएशन को देखिए, डिपॉजिट्स ग्रो नहीं हो रहा है, क्रेडिट ग्रो हो रहा है और बार बार RBI लिक्विडिटी इन्फ्यूशन कर रहा है OMO से या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से। तो यही तो प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल सेविंग्स का ग्रोथ हैज बीन अफेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ लोअर डिपॉजिट रेट्स। ये बात तो देखिए बार कई तरह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाई कि बैंक्स जो ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं उस पर नजर डालें। एक और खास बात जिस पर हमारी नजर पड़ी थी बग्गा साहब, जब हमने आपसे बात की थी, हमारे CNBC आवास की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हमने पिछले शुक्रवार को की थी और वहां पर यही राय बनी थी कि 0.25% से रेट कट होगा। स्टैंस में बदलाव पर 2 सदस्य राजी थे, 3 नहीं थे। तो हमारा भी मानना यही था कि स्टैंस इस बार नहीं बदला जाएगा। तो बिल्कुल सटीक हमने नतीजा निकाला था और उसी हिसाब से आज की पॉलिसी आई है। तो हमारे पॉलिसी मेंबर्स के रुख में और MPC के रुख में कोई खास फर्क है नहीं। बग्गा साहब, ये जो एक बात हम उस दिन कर रहे थे कि बॉन्ड के यील्ड्स भी घटे नहीं है, तो बॉन्ड मार्केट भी पिछले रेट कट को डिस्काउंट नहीं कर रहा है, लेकिन तब से लेकर आज तक बॉन्ड यील्ड दरअसल नीचे आई। तो क्या अब बॉन्ड मार्केट ने इसको डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है और फिर ये भी मदद करेगा ट्रांसमिशन में? नहीं, बिल्कुल। और देखिए बॉन्ड मार्केट भी फॉरवर्ड इंडिकेटर ही है कि वो बता देता है कि क्या डिमांड सप्लाई चल रही है। हमारी क्या प्रॉब्लम है कि आपका 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का गवर्नमेंट का बोरोइंग कैलेंडर है और वो इतना सप्लाई आ रहा है, उसको उठाएगा कौन? तो आपको ये जरिया ढूंढना है कि लिक्विडिटी रहे बाजार में कायम, कि इतना बड़ा बोरोइंग प्रोग्राम ये सरकार का मार्केट्स उसको हैंडल कर पाए। स्टेट को भी अगर आप मिला लें तो काफ़ी बड़ा एक लक्ष्य हो जाता है साल भर के लिए।
तो आज प्रदीप जी देखें तो थोड़ा बहुत 10 साल का यील्ड एक्चुअली ऊपर भी गया, दिन में फिर करेक्शन हमने देखा, बट ओवरऑल पिछले कुछ दिनों से एंटिसिपेशन में 10 साल का यील्ड कम हो रहा था, ये अच्छी बात है। ओवरऑल यील्ड कम नीचे आना चाहिए, अभी नहीं आ रहा है क्योंकि लिक्विडिटी अभी भी चैलेंज्ड है काफ़ी पूरे इकोनॉमी में, और आपको काफ़ी लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी सेंट्रल बैंक को इसको नीचे लाने में, तभी आप देखेंगे कि ये ट्रांसमिशन हो पाएगा। अभी तो आप देखिए जो आपके चैनल पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के दिग्गज लोग भी आए, आज मैं देख रहा था आफ्टर द पॉलिसी, सब किसी ने ये नहीं बोला कि हम रेट कट करेंगे या हम कस्टमर को पास ऑन इमीडिएटली करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वही बात है जो बख्शी साहब और मदन जी भी कह रहे थे कि आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स तो तय है, वो जब तक रिन्यूअल के लिए नहीं आते डिपॉजिट तब तक वो कम नहीं होती है। होलसेल मार्केट में जो आप उठा रहे हैं पैसा, वो लगभग ये रिपो रेट के साथ का ही है, जो वेटेड एवरेज कॉल रेट चल रहा है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा बैंक्स को और लेंडर्स को एक तरह से कुछ फैसिलिटी देनी पड़ेगी लिक्विडिटी की, तभी रेट्स कम हो पाएंगे और ट्रांसमिशन हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए एक जो आज आरबीआई ने काम किया कि आपके कुल डिपॉजिट का करीब 0.5% अब आप फ्री कर सकते हैं, जो लिक्विडिटी रेशियो में ट्रैप था वो निकाल करके आप बॉन्ड बेचकर सामने लोन दे सकते हैं। जाहिर है यहाँ पर आपकी यील्ड जो बॉन्ड पे थी उसके मुकाबले में अब यील्ड ज़्यादा होगी। अगर आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो आप कोई ऑफर लाने की कोशिश कर सकते हैं, ये मौका ज़रूर बैंक्स के लिए दिया गया है। दूसरी बात, आप पूरी की पूरी पॉलिसी की कमेंट्री सुनिए, जो सारे आंकड़े आ रहे हैं, महंगाई के आंकड़ों में जिस तरह से अनुमान में बड़ी कटौती की गई है, और इस वित्त वर्ष जो अभी शुरू हुआ है 4 दिन पहले, इसकी बात नहीं, आने वाले वित्त वर्ष के लिए भी आरबीआई ने प्रोजेक्शन निकाला है। आज जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई है वो कह रहे हैं 4% से ऊपर महंगाई हमें जाती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही है। बख्शी साहब, इन सारे संकेतों को अगर लेकर देखें तो क्या ये मानना चाहिए कि यहाँ से लेकर अगली पॉलिसी जून में आएगी तब तक दरअसल रेट कम होने शुरू हो जाएंगे? देखिए, रिजर्व बैंक ने जो रेट कम किए हैं उनका एक इन्फ्लेशन और ग्रोथ का मापदंड रहता है। इन्फ्लेशन का उनका मैंडेटेड टारगेट है जो न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में 4% ±2%, और उससे काफ़ी दूर है। अगले साल जून तक भी उनका ये अनुमान है कि सीपीआई जो है वो 3.8 तक जाएगा और पहले हाफ में तो 2.93 रहेगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने रेट कम किया। लेकिन जहाँ तक कर्जों में उसके ट्रांसमिशन की बात है, देखिए सब हमने और मदन जी ने और बग्गा जी ने सबने ये बात कही कि एफडीआर में ज़्यादा पैसा होता है और जब तक उसका रिन्यूअल नहीं आएगा तब तक उसमें रेट कम नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अलावा एक और भी कारण है कि बैंक नए डिपॉजिट पर भी रेट तब कम कर पाएगा अगर मार्केट के दूसरे उसके कॉम्पिटिटर जो हैं उनके रेट कम है। अभी स्मॉल सेविंग में जो पिछले क्वार्टर के रेट सरकार ने फिक्स किए हैं वो वही हैं जो पहले थे, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। तो वो स्मॉल सेविंग स्कीम जो है उनमें एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि क्वार्टरली रीएडजस्टमेंट है, लेकिन इस बार कोई उसमें रीएडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो अच्छा, बैंक अगर ये जो बात आप कह रहे हैं उसके बाद तो मुझे लगता है कि बग्गा साहब फिर तो बाजार ने सही पकड़ा ना, जीडीपी की अनुमान घटा दिए गए हैं, इसका मतलब है कि ग्रोथ कम हो रही है। महंगाई के अनुमान जो घटा दिए गए हैं, महंगाई के अनुमान इतने ज़्यादा घटना भी वो नेगेटिव होता है, वो ये बताता है कि डिमांड नहीं है, ग्रोथ की हालत बहुत ही बुरी है। और जो रेट कट देकर स्टिमुलेट करने की कोशिश हो रही है उसमें तो बैंक्स के पास बहानों की लिस्ट है। तो ऐसी स्थिति में अगर बाजार डर रहा है कि पहले तो स्लो डाउन हो रहा है उसके बाद रिकवरी आएगी, तो ये रीडिंग सही है? नहीं, सही है, बाजार हर वक्त सही होता है। और मैं कहता हूँ बॉन्ड मार्केट तो बहुत एक्यूरेट आपको एक एनालिसिस दे देता है। स्टॉक मार्केट फिर भी फ्रॉथी रहता है कि फ्लोज के चलते ऊपर नीचे और है, बट मार्केट फ्रंट एंड करते हैं। हमारा हालात क्या है प्रदीप जी के रियल इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है और मैन्युफैक्चरिंग आपका कम हो रहा है। आईआईपी देखिए, कोर 8 कोर इंडस्ट्रीज के आंकड़े देखिए, वहाँ पे बढ़ोतरी नहीं है। तो ओवरऑल इकोनॉमी ज़रूर संकट में है, एग्रीकल्चर में इतना अच्छा नंबर नहीं है। तो इस समय ज़रूरत है मॉनेटरी स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस। सरकार तो थोड़ा बहुत फिस्कल भी तो स्टिमुलस आया है सरकार की तरफ से, आ रहा है हाँ। वो ज़रूर आ रहा है, बट ये जो और हम ये कहते हैं कि चुनाव को लेकर भी थोड़े खर्चे बढ़ते हैं, सर्कुलेशन बढ़ता है, चुनाव भी एक स्टिमुलस अपने आप में होता है। एक तो देखिए सरकार ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया वहां से भी पैसे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं प्रदीप जी, बट ओवरऑल आप देखिए जो फार्म इनकम बढ़ी है वो पिछले 2 तिमाही की अगर आप देखिए 3.5% प्रति वर्ष बढ़ी है, जो पिछले दशक में डबल डिजिट बढ़ती थी।
तो ये एमएसपी जो आपने बढ़ाया 3-4 साल के बाद, एमएसपी 3 फसलों का मिलता है, राइस, व्हीट और पल्सेस का, वो भी 3-4 स्टेट्स में है, हरियाणा, पंजाब, आंध्रा ले लो, मध्य प्रदेश थोड़ी हद तक, जहां एमएसपी का एक अच्छा प्रावधान है, बाकी जगह नहीं मिलता एमएसपी। तो ये जो फार्म इनकम गई, उससे आप देखिए टू व्हीलर्स का इंपैक्ट, एक तो एनबीएफसी का लिक्विडिटी, वो बढ़ चढ़ के बाद लिक्विडिटी पे आ जाती है। एनबीएफसी पोस्ट आईएलएफएस जो लिक्विडिटी इशू हुआ, 75% आपके टू व्हीलर्स होते हैं फाइनेंस, वो जैसे एनबीएफसी गया हमने देखा 80% फाइनेंसिंग बंद हो गया एनबीएफसी से टू व्हीलर्स का, ड्यूरेबल्स का। उससे क्या होता है, एक रैचेट अप इफेक्ट हो गया। आपके हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन है। हमारा जो एक एनालिसिस है कि 7% से कम है ग्रोथ अगले साल की, अर्निंग्स इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे, तो फिस्कल स्टिमुलस जो आप दे रहे हैं वो इतना बड़ा नहीं है जितना चाहिए। तो अभी भी आरबीआई जो प्रोजेक्शन कर रहा है, आपको लगता है कि वो भी और घटेंगे? वो घटेंगे, वो ऑप्टिमिस्टिक है। 7.2 तो हमें नहीं दिखता है, आई थिंक 7 से नीचे दिख रहा है 2020 का। अब इसमें मूलभूत कारण क्या है कि इतने साल जो आपने इतनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी, रघुराम राजन और उर्जित पटेल ने, शक्तिकांत दास ने एटलीस्ट आके उसका थोड़ा किया है। दूसरा बात प्रदीप जी, मदन ठीक तरह बता पाएंगे, बट हमने जो देखा था, जो मेरी स्टडी है पिछले 30 सालों की, कि 9 से 10 महीने लगते थे मॉनेटरी ट्रांसमिशन में, रेट्स आने में इकोनॉमी तो के अभी तो अंदर। 2 महीने हुए हैं, अभी तो 2 महीने हुए हैं, बट बाकी हैं। वो मदन जी शायद बेहतर हाँ, बता पूछते हैं, पाएंगे। लेकिन एक ब्रेक का समय हो गया, पहले वो ब्रेक लेंगे। आपने बहुत सही बात कही, तो मैं चूंकि पहले दोनों गवर्नर से बात करता रहता था, मुझे लगता है वो ये कहेंगे कि आप हमें भी $60 का क्रूड दे देते तो हम भी कर लेते शायद। उस समय जब बार बार उछाल आता था तो उनको टाइट करना उनकी मजबूरी हो जाती थी, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। खैर, ये जो बात आप कह रहे हैं कि इस समय बहुत ज़बरदस्त स्लो डाउन देखने को मिल रहा है पूरे मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पे, और साथ में जो एक MPR मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई है, ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। आरबीआई को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इस बात का पूरा एहसास है कि आंकड़े जो बता रहे हैं, इकोनॉमी की तस्वीर शायद उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। इसका क्या मतलब है? क्या एक और रेट कट आएगा अगली पॉलिसी में? और उसके आगे एक बार फिर हमारी इस चर्चा में क्रेडिट पॉलिसी के बाद हमारे साथ हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ED RK बख्शी, के रेटिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा। सबनवीस साहब, पहले आपके पास आएंगे। जैसे कि बग्गा साहब कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि आप मैक्रो आंकड़ों को कहीं बेहतर समझते हैं, क्या ये मान के चले कि आगे अगली पॉलिसी में, इसके बाद की पॉलिसी में और रेट कट्स के पूरे भरपूर संकेत दरअसल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और पॉलिसी स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिखाई दिए हैं? ना, ऐसा लगता है कि डायरेक्शन तो ज़रूर डाउनवर्ड्स होगा, लेकिन पूरा जो भी डिसीजन लेंगे वो डेटा के ऊपर सर, आपका अपना अनुमान बताइए। अगले यहाँ से लेकर के, देखिए ये इस वित्त वर्ष की पहली पॉलिसी थी, अगली 3 पॉलिसी आप सामने रखिए, बताइए क्या लगता है आपको, जून, अगस्त, अक्टूबर, कब कितना रेट कटेगा? ना, हम लगता है कि हम ऐसा लगता है कि 2019 के लिए और एक 25 बेसिस पॉइंट्स कट ज़रूर होगा। क्योंकि इन्फ्लेशन जो भी है नीचे रहेगा, लेकिन सितंबर के बाद ऊपर हो जा सकता है, उसके मुताबिक दे कैन बी अ पॉज आफ्टर दैट। ओके, लेकिन आरबीआई के आंकड़े तो कह रहे हैं कि वो ऊपर जाएगा भी, तो 4 के ऊपर नहीं जाएगा, जैसे कि अभी बख्शी साहब कुछ देर पहले हाईलाइट भी कर रहे थे। बख्शी साहब, आपके हिसाब से बताइए, अगली 3 पॉलिसी, जून, अगस्त और अक्टूबर, कब कितने रेट कट की उम्मीद रखनी चाहिए? किया गया, उसको न्यूट्रल स्टैंड रखा गया। साहब अकेले पड़ गए ना प्रोफेसर धोलकिया के 5 लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। बात छोड़िए, नहीं, ये तो एक कहने का तरीका है, लेकिन देखिए दुनिया भर ये नजरिया होता है, पर उसमें परिवर्तन होने में बहुत टाइम। आप अगर एक एग्जांपल देखें, यूएस फेड जो कि रेट बढ़ाने के अचानक अब ये दिख रहा है कि रेट बढ़ाएगा, रेट घटा भी सकता है, इतनी परिवर्तन आया सिर्फ डेटा के। आज के अगर स्थिति लें, जहां जून तक का जो संकेत दिए हैं उसके हिसाब से कम एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट है, लेकिन में हो सकता है, लेकिन वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा फिस्कल जी। वक्त बहुत कम है, यही सवाल आपसे और एक और मेंबर ने, दरअसल चेतन घाटे साहब ने, रेट कट ना करने, तो अगली मीटिंग में एक और मेंबर उनकी तरफ चले गए तो फिर तो रेट कट नहीं होगा। हाँ, चेक हो जाए कि शायद विरल आचार्य तो पलट जाए अब, अगर डेटा ड्रिवन रहते हैं तो पता नहीं किन कारणवश उन्होंने आज भी फिर से नहीं दिया। आखिरी सवाल उनसे पूछना चाहता था, मुझे मौका नहीं मिला नहीं मौका, क्योंकि ये बिल्कुल ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। आज का रेट कट तो मैं काटना चाहिए रेट, क्योंकि आपको फिर से इकोनॉमी को हाल है
इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है। और एमपीसी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इसका पूरा एहसास है, ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स को इसका पूरा एहसास है। इसलिए उम्मीद काफ़ी हाई रखनी चाहिए कि एक और रेट कट अगली पॉलिसी में भी आ सकता है। तब तक नई सरकार बन चुकी होगी, लेकिन हाँ, वो बजट उसके बाद आएगा तो उसके संकेत आरबीआई को पूरे मिलेंगे या नहीं। मॉनसून को लेकर के काफ़ी हद तक आरबीआई अपना व्यू बना चुका होगा, तो ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे उस समय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य। फिलहाल वक्त है इजाज़त लेने का।